सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का जिस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं नाभिकीय भौतिकी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं नाभिकीय भौतिकी इस चैप्टर का यही नाम है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में हालांकि आता है और ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को अभी से कर दीजिए एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा मिल पाए और वो भी ऑब्जेक्टिव देख पाए मॉडर्न फिजिक्स का। हालांकि इसके बाद वाला पार्ट आने वाला है और आप लोगों ने इससे पहले ऑप्टिक्स का या इसके पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर क्लिक करके देख सकते हो या फिर यहाँ पर आ रहा है आप जाकर देख सकते हो। इससे जो भी वीडियो बनाया गया है और हिंदी का भी वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जाकर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नाभिकीय भौतिकी 2021 के लिए हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप सिर्फ याद कीजिएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग, यहाँ पर याद करिए दृश्य भाग में पड़ती है तो पड़ती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जो वो हाइड्रोजन के दृश्य भाग में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा में संरक्षित रहता है कुल आवेश और रेखीय संवेग। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है ऑलरेडी और ये भी क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग देखते चलिए। ये सब क्वेश्चन मैंने गेस किया है और ये सभी क्वेश्चनों को मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइट क्वेश्चन है। इस बार हो सके तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आ जाए। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो इसका आंसर है कुल आवेश एवं रेखीय संवेग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन जो सौर ऊर्जा हमारा बनता है वो न्यूक्लियर के जुड़ के कण से बनता है। न्यूक्लियर का संलयन होता है तो भी हमारा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है और सौर ऊर्जा का यही स्रोत है न्यूक्लियर संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, हो सके तो 2021 में ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये पड़ता है लाइमन श्रेणी में। इस तरह का दो क्वेश्चन आप लोग देखें कि कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग दृश्य भाग में पड़ती है तो बामर श्रेणी, और पराबैंगनी भाग में पड़ती है लाइमन श्रेणी। पराबैंगनी भाग में कौन पड़ता है, लाइमन श्रेणी, और दृश्य भाग में कौन पड़ता है, बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण क्या है। याद कर लीजिएगा कि अल्फा कण होता है और बीटा किरणें होती है और गामा भी किरण होती है। तो अल्फा कण क्या है, हीलियम नाभिक है। ये हीलियम के नाभिक में मौजूद रहता है अल्फा कण। और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल भी साबित हो सकता है, इस बार हो सके तो ये दे दे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है। औरक्त भाग में नहीं पड़ती है लाइमन श्रेणी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन 3 है और इन 3 क्वेश्चनों को लगातार 2 साल से 3 साल से नहीं पूछ रहा है। तो आई होप कि इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर इस बार एग्जाम में दे दे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है, लाइमन श्रेणी। क्यों? क्योंकि जब वो पराबैंगनी भाग में पड़ जाती है लाइमन श्रेणी तो फिर औरक्त भाग में कैसे आएगा, जब वो ऑलरेडी जब पराबैंगनी भाग में पड़ जाती है लाइमन श्रेणी तो वो औरक्त श्रेणी में नहीं आ पाएगा। तो इन दोनों का क्वेश्चन एक ही है कि अगर पराबैंगनी भाग में कौन पड़ता है, लाइमन श्रेणी, और औरक्त भाग में कौन नहीं पड़ता है, लाइमन श्रेणी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम बोलने का मतलब है कि हाइड्रोजन बम किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन बम किस प्रकार से, किस पर निर्भर है, किस के कारण आधारित है, वो है केवल नाभिकीय संलयन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश रहित कण क्या है। आवेश रहित कण क्या है, फोटोन है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि आवेश रहित कण क्या है, फोटोन। जिस तरह से आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन सभी को आप लोग देखते हुए कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन में तो पहले से ही माइनस रहता है तो वो ऋण आवेशित होगा और प्रोटॉन में प्लस रहता है।
तो आवेश रहित कण पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इसका फोटोन। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो वो उदासीनता होता है, उसमें ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो आवेश रहित कण क्या है? फोटोन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। तो आवेश रहित कण क्या है? फोटोन। क्योंकि बाकी सब में तो प्लस और माइनस होता है और न्यूट्रॉन तो उदासीनता के कारण वो उदासीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण के आधी हो जाती है तो उसे क्या हम कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और ये सोल्व भी हो जाएगा। आप लोगों को इसमें से बहुत बच्चे को पता भी होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो मैं वीडियो के अंत में इसका आंसर जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। किस तरह से सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन से होता है। क्योंकि वो एक एक जो किरणें होती है उसको जोड़कर नाभिकीय संलयन करके। अब सूर्य की बात की जाए तो अगर सूर्य में कोई भी होता है या परमाणु में तो उसमें नाभिकीय ही जरूर होता है। और नाभिकीय संलयन सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस तरह से प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन जोड़ जोड़ कर प्राप्त करता है। और नाभिकीय तो जब भी कोई परमाणु एटम्स या कोई भी सूर्य हो या किसी भी तरह तो उसमें नाभिकीय जरूर होता है। और बात की जाए तो संलयन की, और जो सूर्य की प्रकाश है तो वो एक एक किरणों से बनकर, एक एक कणों से बनकर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कण अस्थायी होता है? न्यूट्रॉन। कौन सा कण अस्थायी होता है? न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कण अस्थायी होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बीटा किरणें है, गामा किरणें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कण कौन कौन है? मूल कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इसका मेन कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मूल कण 3 आता है, या आपको एग्जाम में दे देगा कि मूल कण कितने होते हैं तो 3 होते हैं। मूल कण 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़े जो कंट्रोलर रॉड्स होती है, जो रॉड बनाया जाता है वो किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है। जब नाभिकीय रिएक्टर में जब वहाँ पर जो भी कार्य करता है तो उसमें कौन सा छड़ लगाया जाता है ताकि उसे नियंत्रित करके उसे सुरक्षित रख पाए? तो होता है कैडमियम का छड़। आप ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा छड़ का उपयोग किया जाता है? कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कब होती है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में। ये क्वेश्चन 17 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है कूलॉम बल। अल्फा कण जब प्रकीर्णित होता है और जिस बल के कारण वो अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वह बल कौन सा है? कूलॉम बल है। और रदरफोर्ड के जो अल्फा का जो उनका नियम आया था उसमें कूलॉम बल ही साबित था, इसलिए कूलॉम बल उसके अल्फा कणों को वो प्रकीर्णित कर लेता है और उसको एक उसमें बल लगता है जिस बल का नाम है कूलॉम बल। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रीडनबर्ग नियतांक की बीमा क्या होती है? रीडनबर्ग नियतांक की बीमा क्या होती है? तो इसका आंसर है m0 l-1 और t पर 0, यानी m0 l-1 t0। रीडनबर्ग नियतांक की हालांकि उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मुझे लगा कि बीमायश होता है तो इसी ले लूँ। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर में होता है, 10⁻⁻14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम का 230 और 90 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या जब हम किसी परमाणु का संख्या निकालते हैं तो वहाँ से होता है वो 230 और नीचे की जितनी भी संख्या होती है उसे हम घटा देते हैं। तो अगर 90 को हम लोग माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 140। और जिस तरह से क्वेश्चन लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल हो सकता है एग्जाम में दे दें कि थोरियम का 90 से 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 140 होती है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ये है 20 नंबर कि एक तत्व की परमाणु संख्या Z है
और द्रव्यमान संख्या a है, तो इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, a माइनस जेड। न्यूट्रॉन देखिए, जैसे यहाँ पर आया था कि थोरियम से अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकाला तो a माइनस जेड, यानी 230 से 90 अगर 90 को घटाया जाए तो 140 आता है। तो उसी तरह से अगर जेड की संख्या हो और द्रव्यमान संख्या a है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, a माइनस जेड होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर a माइनस जेड। और मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, तो इसका एक आंसर हो जाएगा कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जितने समय, यहाँ पर समय देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोल सकते हैं, यानी अर्ध काल। और यहाँ पर बोला जा रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की परिमाण आधी कर दी जाए, और आधी यहाँ पर अगर आधा हम कर दिया जाए तो काल और आधा यानी अर्धकाल, तो अर्ध आयु से बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अर्ध आयु। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा अर्ध आयु काल। तो आप लोग इसे याद करने का तरीका है कि समय में पूछ रहा है और आधी हो जा रहा है तो अर्धकाल यानी आधी समय। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो हमेशा से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।